क्योंकि भारत में हमारी पद्धति एकात्म पद्धति से विचार करने की रही है। किसी भी बात का टुकड़ों में विचार करने की भारतीय प्रणाली नहीं है। और इसलिए हम जब शिक्षा का विचार करते हैं, शिक्षा को भारतीय बनाने का विचार करते हैं, तो पूरे समाज जीवन के प्रतिमान को भारतीय बनाने की वह शिक्षा है, इसे हम ध्यान में लें। तो केवल शिक्षा में परिवर्तन के लिए शिक्षा का विषय नहीं है, तो यह इस देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय बनाने का विषय है, इस देश की राज्य व्यवस्था को भारतीय बनाने का विषय है, यह इस देश की समाज व्यवस्था को फिर से भारतीय बनाने का विषय है। और इस दृष्टि से इसका नाम पुनरुत्थान विद्यापीठ है। क्योंकि यह सब बातें थी, अंग्रेज भारत में आए तब तक थी, और इसका वर्णन धर्मपाल जी के ग्रंथों में हम प्राप्त करते हैं, जो गांधी जी के अनुयायी थे और उन्हीं के कहने से उन्होंने अध्ययन किया था। उनके ग्रंथ बाहर हमें देखने के लिए उपलब्ध है। दूसरा सिद्धांत है पुनरुत्थान विद्यापीठ का, कि पुनरुत्थान विद्यापीठ शासन से मान्यता नहीं मांगेगा। इसलिए नहीं कि शासन से हमारा कोई झगड़ा है या हमें शासन मान्यता नहीं देगा, बल्कि इसलिए है क्योंकि भारत की परंपरा में कभी भी शिक्षक राजा के दरबार में जाकर लाइन लगाकर खड़ा नहीं हुआ मान्यता प्राप्त करने के लिए। राजा मान्यता के लिए आया करते थे शिक्षकों के पास, गुरुकुलों में आया करते थे, आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे, क्योंकि शिक्षा का काम यह ज्ञान का क्षेत्र है, और ज्ञान का क्षेत्र समाज में सबसे ऊपर जिस समाज में होता है वह समाज सर्वश्रेष्ठ बनता है। ज्ञान का काम, ज्ञान क्षेत्र के लोगों का काम है शासन को मार्गदर्शन करना, अर्थसत्ता को मार्गदर्शन करना। आज जो विपरीत परिस्थिति निर्माण हो गई है कि सबसे ऊपर अर्थसत्ता गई है, वह नियंत्रण करती है शासन में कौन आए कौन नहीं रहे, कौन जीते कौन न जीते। अर्थसत्ता के नीचे आज राजसत्ता है, और राजसत्ता ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखा है। यह भारतीय परंपरा है नहीं, इसलिए शिक्षा को हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है, तो पहले शिक्षा को तो मुक्त करें, बाद में लोगों की मुक्ति का विषय आएगा। तो यह शासन मान्यता पर नहीं चलेगी, फिर किसकी मान्यता पर चलेगी? ज्ञान का क्षेत्र होने के कारण यह विद्वानों की मान्यता से चलेगी। विद्वान जब कहेंगे कि हाँ ये ठीक चल रहा है, तब यह ठीक चल रहा है ऐसा हम मानेंगे। यह विद्यापीठ चलेगा समाज की मान्यता से। जब समाज को लगेगा यह विद्यापीठ जो निर्माण कर रहा है, जिस प्रकार की प्रजा निर्माण करने का, जिस प्रकार के विद्यार्थी निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, यह समाज की दृष्टि से, समाज के सुख शांति समाधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो समाज इसके पीछे खड़ा होगा, अपनी स्वीकृति देगा। इस प्रकार विद्वानों की और समाज की मान्यता से यह विद्यापीठ चलेगा। ये इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा इसका सिद्धांत है कि विद्यापीठ की सभी प्रकार की शिक्षा यह निःशुल्क होगी। आज का भी यह शैक्षिक उपक्रम होने से इसका कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि यही भारतीय परंपरा है। भारत में अंग्रेज आए तब तक भारत में अन्न, औषधि और विद्या, शिक्षा, यह तीनों ही निःशुल्क थे। हममें से कुछ लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। अंग्रेज भारत में आए तब देश में 5 लाख से अधिक विद्यालय थे। इनमें से एक भी विद्यालय में फीस नहीं ली जाती थी, शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाता था। इसके लिए यह कोई बहुत पुरानी प्राचीन काल की बात हम नहीं अपना रहे, ये तो अभी मुश्किल से 200 वर्ष हुए हैं जो हम भूल गए हैं कि शिक्षा तो निःशुल्क ही होनी चाहिए। शिक्षा तो उस बच्चे की जो क्षमताएं हैं, जो प्रकृति दत्त, जो जन्म से लेकर जो क्षमताएं और क्षमताओं के विकास की संभावना को लेकर उसने जन्म लिया है,
उन क्षमताओं तक उसके विकास के लिए कोई भी बीच में अवरोध नहीं आना चाहिए। पैसे का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किंतु शिक्षा पात्र को होगी। जैसे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग विषय पढ़ा। मेरे को में सहज कभी विचार आता है कि मेरे जैसा ही कोई आतंकवादी मानसिकता का कोई लड़का होगा तो वो कर सकेगा क्या इंजीनियरिंग? आज की व्यवस्था में तो कर सकता है, करेगा, और उसके बाद क्या करेगा तो हम कल्पना कर सकते हैं। इतनी सहज साधारण बात है, लेकिन आज समझ में मान्य नहीं है। आज जैसे ही आप कहेंगे कि पात्रता हो गई, आप कौन आए पात्रता तय करने वाले, तुरंत चुनौती खड़ी कर देंगे। हम भी आज कह रहे हैं कि आज उस ढंग से विद्यालय शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो ये प्रश्न है ना, ये पात्रता कैसे तय करना, क्षमता कैसे तय करना, इसके मापदंड बनाने पड़ेंगे, इसको समझने वाले लोग निर्माण करने पड़ेंगे। और इसलिए ये जो 3 सिद्धांत हैं, इनके आधार पर आज कोई विद्यालय नहीं चल सकता। फिर विद्यापीठ क्या करता है, ऐसा प्रश्न आपके सामने खड़ा होगा। विद्यापीठ इस प्रकार की परिस्थितियां बनाने का प्रयास कर रहा है कि जो ये तीनों ही सिद्धांत हैं, ये तीनों सिद्धांत प्रत्यक्ष व्यवहार में ला सकें, ऐसा एक समाज मन निर्माण हो, ऐसे समाज का एक दबाव शासन पर निर्माण हो कि शासन इसे स्वीकृति दे। स्वीकृति देने यहाँ पर आने के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, शासन इसे इसके लिए सब प्रकार का सहकार्य प्रदान करे, खुद पूछने आए कि आपकी सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही भारतीय परंपरा रही है। इसलिए विद्यापीठ का यह सिद्धांत है, शासन के पास भीख मांगने नहीं जाना, भिक्षा मांगनी है, समाज से मांगनी है। अब ये उपक्रम चल रहा है, तो इस उपक्रम का व्यय तो होता है, खर्चा तो होता है। ये कैसे खड़ा किया जाता है? ये भिक्षा के माध्यम से खड़ा किया जाता है। हमारे भिक्षा और भीख, इनका अंतर हम भूल गए हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में आते ही नहीं, शब्द ही नहीं आते। भिक्षा उसे कहा जाता है जिसे लेने वाला और देने वाला दोनों ही अपना गौरव समझते हैं। लेने वाला भी, मैं किसी श्रेष्ठ काम के लिए भिक्षा मांग रहा हूं, तो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात कि मैं ऐसे काम के लिए भिक्षा मांगने जा रहा हूं, और देने वाले को भी लगता है ऐसे काम के लिए भिक्षा मांगने आया है तो मैंने जरूर देना चाहिए। ऐसे दोनों को गौरवान्वित करने वाली यह भिक्षा की प्रणाली, इसको पुनरुत्थान फिर से जगा है, इसका फिर से पुनरुत्थान कर रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातों को विद्यापीठ फिर से इस प्रकार की परंपराओं में फिर से प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा है। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने बहुत सारा साहित्य भी निर्माण किया है। बाहर कुछ साहित्य की उसकी झलक हमें देखने को मिलेगी। इस साहित्य के विषय में सूचना ऐसी है कि अभी भोजन तक हम ये केवल साहित्य देखें, क्योंकि सब लोग देख सकें, इसके लिए मर्यादित साहित्य होने से किसी ने खरीद लिया तो फिर दूसरे लोगों को देखना संभव नहीं होगा। इसलिए भोजन के सत्र तक हम इसे देखें केवल, और भोजन के बाद का जो पहला सत्र होगा उसके बाद जो खरीदना चाहता है वो वहां से साहित्य ले, उस साहित्य का मूल्य देखे, और वहां पर जो कलश रखा है उसमें उतने पैसे रखे। यही हमारे यहाँ बिक्री की, खरीदी की व्यवस्था रही है। हमारे अपने सभी कार्यक्रमों में हम ऐसी व्यवस्था रखते हैं, और पूरे विश्वास के साथ में रखते हैं कि कभी धोखा नहीं होता है, और यही हमारा अनुभव है, क्योंकि यह भारतीय मानस है। बस उसको जगाने का प्रयास विद्यापीठ कर रहा है। तो विद्यापीठ के यह जो उपक्रम चल रहे हैं, इसमें साहित्य निर्माण यह एक बहुत बड़ा पहलू है। पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला इस नाम से 100 पुस्तिकाएं आयु अवस्था 6 से लेकर 12-13 वर्ष की आयु अवस्था के बच्चों के लिए ये पुस्तिकाएं बनी। वास्तव में तो पाठ्यक्रम का ही हिस्सा होनी चाहिए,
किंतु आज जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनमें ये पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है, इसलिए आज इसे हम पूरक साहित्य के रूप में लोगों को बताते हैं। इनको पढ़ाने, इनको आप आपके बच्चों को पढ़ाइए। इनमें से कई विषय तो ऐसे हैं वो हम पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि अरे ये तो हमें भी पता नहीं है। जो इस 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु के बच्चों को पता होने चाहिए, ऐसे कई विषय हमारी आयु के लोगों को भी पता नहीं है। तो शिक्षा कहाँ जा रही पता कर लग सकता है उससे। एक और विषय जो आगामी पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यक्रमों में है, जो एक ऐतिहासिक ऐसा कार्य है, उसके बारे में भी मैं बहुत समय नहीं है, वास्तव में तो वह एक पूरा दिन चलने वाला विषय है, केवल प्रस्तावना के रूप में मैं उसके सामने रखूंगा। जिस प्रकार विद्यापीठ ने आज तक परिवार शिक्षा की 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, बताते बताते मैं 2 ही बता पाया था। पहला है आहार गृह शास्त्र, दूसरा अधिजन शास्त्र, तीसरा आहार शास्त्र, चौथा गृह अर्थशास्त्र और 5वां जो पिछले वर्ष नवंबर में नागपुर की विद्वत गोष्ठी में संपन्न हुआ था, प्रकाशित हुआ था, वह है गृहस्थाश्रमी का समाज धर्म। परिवार शिक्षा के 5 ग्रंथों के बाद अगले चरण में विद्यापीठ ने यह सोचा है कि 2 वर्षों में, यानी 2017 की गुरु पूर्णिमा तक भारतीय शिक्षा इस विषय को लेकर जितने भी इसके पहलू हैं, इन पहलुओं को उसमें समाहित करते हुए 6 संदर्भ ग्रंथों का निर्माण किया जाए। इसका पत्रक हम सबके जो हमें साहित्य दिया है उसमें उपलब्ध है, इसके लिए उसकी गहराई में मैं नहीं जाता। ये जो 6 ग्रंथों का निर्माण है, पत्रक में 5 ही बताए हैं, क्योंकि इस पत्रक के बढ़ने के बाद में, छपने के बाद में और जो इसके ऊपर चिंतन हुआ, देश भर में कुछ ग्रंथ गोष्ठियां हुई, उसके माध्यम से यह समझ में आया कि 5 ग्रंथ पर्याप्त नहीं है, 6 करने होंगे। इसमें जो 5 ग्रंथ के नाम दिए हैं वो नाम तो बिल्कुल ठीक है। 6ठा जो ग्रंथ है उसका नाम है लोक प्रज्ञा का आविष्कार। हम में से काफी लोग जानते हैं